Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about some facts about the essential micronutrients. We know that plant need 17 nutrients to complete their life cycle, and these 17 nutrients are known as essential nutrients. And some nutrients are required in large quantity. These are known as micronutrient like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, then calcium, magnesium, sulfur. So there are 9 nutrients which are micronutrient, and rest 8 are micronutrient, and requirement is low. So why requirement is low? I will tell you about what is the reason. Then why, if there is a slight excess of these nutrient, then it causes a toxicity, plant growth is affected. Then why we should go for the foliar application of micronutrients. हमें micronutrients का soil application क्यों नहीं करना चाहिए, foliar पे ही हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ऐसा क्यों है? और हमको क्यों हमको चिलेटेड फॉर्म यूज करनी चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की? तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द प्लांट? 17 न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल, एंड सम आर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड सम आर माइक्रोन्यूट्रिएंट. ये आपको वैसे पता होगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपको मैं लिख देता हूँ फिर से: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वह हैं Fe, आयरन, कॉपर, FeCu, मैग्नीज, जेडन, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड निकिल. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये जो 8 है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इनके मैं फैक्ट्स बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा है और मैक्रो की रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा हो रही है और इसकी माइक्रो की कम क्यों है रिक्वायरमेंट. तो देखिए, जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को, वो प्लांट एंड ग्रोथ की जो डेवलपमेंट उसके लिए चाहिए. देयर आर सेवरल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज देयर, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस देयर, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन इज देयर, लिपिड सिंथेसिस देयर, vitamins are there, hormones are there, so many compounds formation is there. तो some nutrient are required for the molecule formation. नए substances बनती है, नई चीज़ें बनती हैं, जैसे सेलुलोज बनता है, हेमिसेलुलोज बनता है, लिग्निन बनता है, तो प्रोटीन्स बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शुक्र है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रही हैं, कई तरह की प्रोटीन्स बन रही हैं, कई तरह के लिपिड्स, ऑयल बन रहे हैं. तो ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं, दीज आर नोन एज बायोमोलिक्यूल. तो इन बायोमोलिक्यूल को बनने का अगर पार्ट है वो न्यूट्रिएंट, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए, तो इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं. प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए और सल्फर चाहिए, इस कारण से नाइट्रोजन और सल्फर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. फास्फोलिपिड्स जो मेम्ब्रेन में होते हैं उसमें फास्फोरस चाहिए. फिर एटीपी की फॉर्मेशन के लिए भी फास्फोरस चाहिए. और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके लिए फास्फोरस, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. इसी तरह से देखिए, कैल्शियम पैक्टेट होता है, सेल वॉल बनने के लिए कैल्शियम चाहिए. मैग्नीशियम क्लोरोफिल का पार्ट होता है, इसलिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. तो अगर वो मॉलिक्यूल का पार्ट है, क्लोरोफिल का है या कार्बोहाइड्रेट का है या लिपिड का है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. मान लीजिए उसका पार्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन किसी का पार्ट नहीं है, आयरन भी किसी का पार्ट नहीं है भी तो बहुत कहीं बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होगा, जिंक भी नहीं है. तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, एक्चुअली में ये किसी बायोमोलिक्यूल का पार्ट नहीं होते. एक्चुअली दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल. जब ये बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, जब हार्मोन्स बनते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, तो इनके एंजाइम एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे रेस्पिरेशन में या फोटोसिंथेसिस में, तो उसके ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए चाहिए होते हैं. जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसके लिए चाहिए, हार्मोन सिंथेसिस के लिए चाहिए. तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं. और जो दूसरे कंपाउंड बनते हैं हार्मोन्स, जैसे जिंक है, इंडोलेसिटिक एसिड के सिंथेसिस के लिए चाहिए. आयरन है, ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए चाहिए, एक्टिवेशन के लिए चाहिए. कॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए चाहिए. मैग्नीज जब फोटोलिसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस होती है, मतलब वाटर का जब डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तब मैग्नीज चाहिए. जिंक बहुत सारे एंजाइम्स के लिए चाहिए, और इंडोलेसिटिक एसिड ऑक्सीजन फॉर्मेशन चाहिए. बोरॉन शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, सेल वॉल सिंथेसिस के लिए चाहिए. क्लोरीन ऑस्मो रेगुलेशन चाहिए, एनायन कैटायन बैलेंस के लिए चाहिए, वाटर स्प्लिटिंग के लिए भी चाहिए. मोलिब्डेनम जो है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए चाहिए, इसके बिना नाइट्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है. निकल यूरिएज एंजाइम के लिए चाहिए, जो कि यूरिया का हाइड्रोलिसिस करती है. तो ये जो पार्ट हैं, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये दे आर नॉट द पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल. ये पार्ट नहीं है ना तो कार्बोहाइड्रेट का, ना लिपिड के, ना फैट के,
किसी का पार्ट नहीं है। एक्चुअली दे हेल्प इन, जो मैंने भी बताया, एंजाइम्स को बहुत एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए चाहिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए चाहिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए चाहिए। तो इस कारण से इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। सो दिस इज द रीजन दैट इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, लो है। तो ये बहुत ज़्यादा प्लांट को नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए। ये समझ लीजिए जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय हमारे पास रोटी भी है, दाल भी है, चावल भी है, लेकिन नमक हमको कम क्वांटिटी में चाहिए, चाहिए जरूर लेकिन कम क्वांटिटी में चाहिए। साल्ट नेसेसरी, तो साल्ट की जरूरत, जिस प्रकार से साल्ट की जरूरत है, थोड़ी सी जरूरत है, उसी तरह से भी इन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की थोड़ी सी जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ये मैंने जैसे आपको साल्ट का एग्जांपल बताया खाने में, इसी तरह से प्लांट के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट नहीं होगी। तो बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंस देखें तो दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी, मान लीजिए मैग्नीज नहीं है तो प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मान लीजिए निकल नहीं है, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मोलिब्डेनम नहीं है, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगी। हालांकि बहुत सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो मैंने एक एक दो दो प्रोसेस आपको बताए हैं। तो इंपॉर्टेंस तो इक्वल है, लेकिन रिक्वायरमेंट इसलिए कम है क्योंकि ये किसी बायोमोलिक्यूल का पार्ट नहीं है। तो ये अब आपको क्लियर होगा व्हाई रिक्वायरमेंट इज लो। बट व्हाई स्लाइट एक्सेस कॉज टॉक्सिसिटी। लेकिन अगर इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए, ये पीपीएम में चाहिए होते हैं, बहुत कम इनकी क्वांटिटी चाहिए होती है। जैसे नाइट्रोजन तो किलोग्राम में चाहिए, ये ग्राम में चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया नमक का, कि दाल में अगर नमक नहीं है तो दाल का स्वाद खराब हो जाता है। इसी तरह से अगर नमक, मान लीजिए थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाए तो दाल कड़वी हो जाती है, उसका टेस्ट नहीं रहता। तो इसी तरह से देखिए, जैसे नमक की जरा सी क्वांटिटी भी कम हुई तो टेस्ट नहीं आएगा, और जरा सी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसी तरह से इनकी जो है जरा सी भी स्लाइट एक्सेस, मतलब जरा सी भी ज़्यादा हो गया ये प्लांट के अंदर या सॉइल में, तो ये टॉक्सिसिटी करेगा, प्लांट की ग्रोथ पर एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो न्यूट्रेंट है इनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है एंजाइम एक्टिवेशन में किसी में। दूसरा, जो प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं तो ये कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के लिए, कैरियर के लिए, उसमें एंट्री के लिए। तो एक का अपटेक दूसरे का अपटेक को कम कर देता है, तो उस कारण से टॉक्सिसिटी आती है। दूसरा, एक फंक्शन बढ़ जाएगा तो दूसरे को डिस्टर्ब कर देगा। एक बैलेंस होता है फंक्शन, बैलेंस फंक्शन होते हैं प्लांट के अंदर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो अगर एक न्यूट्रेंट बढ़ा तो दूसरे की एक्टिविटी को वो डिप्रेस करता है। मान लीजिए मैग्नीज बढ़ गया तो वो आयरन या कॉपर की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगा। तो क्या होगा कि इनकी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी प्रॉपर। जो इनकी एक्टिविटी नहीं होगी तो मैग्नीज के एडवर्स इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, टॉक्सिसिटी होगी। तो एक की एक्सिस क्या करती है, या तो टॉक्सिसिटी कर देगी, दूसरे के न्यूट्रेंट का एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। तो एक की एक्सेस से दूसरे की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो दो नुकसान होगा, एक तो उसने अपनी टॉक्सिसिटी करी, ज्यादा इफेक्ट आ गया। दूसरा, जो दूसरे न्यूट्रेंट के अपटेक को उसने कम कर दिया। तो इसलिए हमको बहुत बैलेंस्ड अमाउंट है, बहुत केयरफुली इसका एप्लीकेशन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने देखा कि मैग्नीज चाहिए, उसको हमने तुरंत अप्लाई कर दिया, सॉइल में कर दिया, प्लांट पे कर दिया, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, बहुत सारे इफेक्ट आने लगते हैं। सबसे पहले तो लीफ जो है ड्राई होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगती है, स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं करते हैं। इसलिए इसका सॉइल टेस्टिंग करानी बहुत जरूरी है कि हाउ मच इज डेफिशिएंट, जितना डेफिशिएंट है और कौन सी क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। देन व्हाई फोलियर एप्लीकेशन, हम इसका फोलियर एप्लीकेशन क्यों करते हैं इनके? देखिए, सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस इज फॉर फोलियर एप्लीकेशन। द रीजन इज दैट दीज आर रिएक्टिव। एक्चुअली ये रिएक्टिव होते हैं, खासतौर से ये FeCuMnZn, ये मेटेलिक कैटाइंस हैं। मेटल तो मोलिब्डेनम भी है और निकल भी है, लेकिन ये क्या है, इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एसिडिक कंडीशन में होती है। और अगर इस सॉइल में हम अप्लाई करेंगे तो एक तो क्या है, एक्टिव है, रिएक्टिव है, कुछ इंसॉल्युबल कंपाउंड्स बना लेंगे कार्बोनेट के साथ या ऑक्साइड के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सॉइल में डालने के बाद इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि ये रिएक्टिव है, रिएक्शन करते हैं। ये इनएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव है। ये सारी मेटल है, मेटल सारी एक्टिव होती हैं। तो इस कारण से ये इंसॉल्युबल हो जाएंगे तो प्लांट को अवेलेबल नहीं होगी। अब हम मान लीजिए फेरस सल्फेट डाल रहे हैं या मैग्नीज सल्फेट डाल रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आता। इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो इनएक्टिव हो गया, इंसॉल्युबल हो गया है। दूसरा क्या है कि सॉइल में ये जैसे FeCuMnZn होता है, ये इनके लिए लो pH चाहिए, मतलब एसिडिक कंडीशन चाहिए तभी सॉल्युबल होंगे। मान लीजिए pH थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, 7 से ज़्यादा हो रही है, 8 हो रही है, तब ये एक्टिव ही नहीं होंगे, तब भी सॉइल में इनका इफेक्ट नहीं आएगा। तो दो रीज़न होगा, एक तो क्या हुआ कि सॉइल में डालने से ये इंसॉल्युबल हो जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, जो ये मैंने ये 4 बताया FeCuMnZn, खास तौर से ये 4 वाले, ये एसिडिक कंडीशन में तो सॉल्युबल है सॉइल में, लेकिन जैसे ही pH 7 से ज़्यादा होती है ये इंसॉल्युबल हो जाते हैं। तो सॉइल में डालने पे एक तो इंसॉल्युबल हो गए, दूसरा हाई pH है तो भी इंसॉल्युबल हो गए। तो इस कारण से इनकी एबिलिटी क्या होती है, पुअर हो जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए, फोलियर एप्लीकेशन चाहिए। मतलब फोलियर एप्लीकेशन ये है जैसे पौधा है या कोई प्लांट है या ट्री है,
उसके हम पानी में इनके साल्ट को घोल करके अप्लाई करें तो उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, सॉइल में जाएगा नहीं, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं, सॉइल में बहुत सारे साल्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत केमिकल्स हैं सॉइल के अंदर जो इनके आपस में रिएक्शन कर देते हैं, कार्बोनेट्स बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, ऑक्साइड्स बन जाते हैं, जिससे इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो इसका हमें सॉइल एप्लीकेशन अवॉइड करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसका क्या करें, फोलियर एप्लीकेशन करें। फिर ये कि हम चिलेटेड फॉर्म को क्यों यूज़ करें। चिलेटेड फॉर्म का मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, चिलेट क्या होते हैं उसको देखिएगा। चिलेट एक्चुअल में ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या एक तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो इनके साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लेते हैं, और अगर हम इसको सॉइल में डालेंगे इंचिलेटेड को, तो ये रिएक्टिव इनके रिएक्शन से होने से बचाएंगे, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन से बचाएंगे, कार्बोनेट के रिएक्शन से बचाएंगे, और इसको स्लोली स्लोली रिलीज करेंगे तो प्लांट को अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसलिए हमको चिलेटेड फॉर्म यूज करनी चाहिए। चिलेटेड उसकी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में बाइंड हो जाते हैं और ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते। मान लीजिए सल्फेट हमने यूज कर रहे हैं, फेरस सल्फेट FeSO4, तो सॉइल में जाते क्या हो जाएगा, Fe अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, फिर Fe किसी के साथ कंपाउंड बना लेगा क्विकली वाटर में घुलते ही, और फिर अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन चिलेट क्या करता है, धीरे धीरे स्लोली इसको रिलीज करता है, जिससे कि प्लांट्स को ये अवेलेबल हो जाता है और तुरंत सारा का सारा इंसॉल्युबल नहीं हो पाता है। तो जो इसलिए इसको हम चिलेटेड फॉर्म में यूज करना चाहिए, और इसकी बहुत चिलेटेड फॉर्म होती है, लेकिन जो बहुत ही कॉमन है वो EDTA है। EDTA जो है खासतौर से आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, इनके जो है चिलेटेड फॉर्म आती है, उसको हमें यूज करना चाहिए। और फोलियर एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सॉइल में करेंगे तो रिएक्शन हो सकता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाए। सो टू अवॉइड द इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्मेशन वी गो फॉर फोलियर एप्लीकेशन। लेकिन जैसे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का हम सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। जिंक सल्फेट का हम करते हैं मोनोहाइड्रेट या हेप्टाहाइड्रेट का हम एप्लीकेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ सोइंग, लेकिन इनके हमें अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम फोलियर एप्लीकेशन करें, ताकि जैसे हम लीफ पर डालेंगे लीफ इसको ऑब्जर्व कर लेगी और प्लांट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो ये चिलेटेड फॉर्म जो है FeCO एंजाइम के लिए है। बोरेन के लिए हम सोलुआर सॉल्ट यूज करते हैं। क्लोरीन के लिए हम चलिए कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। क्लोरीन जो है MOP में या दूसरे फर्टिलाइजर में, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश में है, ये दूसरे उसमें रहती है। तो जनरली क्लोरीन के लिए हम कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं। मॉलिब्डेनम के लिए अगर डेफिशिएंसी है, मॉलिब्डेनम बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, बहुत कम अमाउंट में, अगर ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी कर सकता है, तो इसके लिए हम अमोनियम मॉलिब्डेट या सोडियम मॉलिब्डेट का यूज़ कर लेते हैं। निकिल के लिए हम यूज़ नहीं करते, निकिल ऑलरेडी है, सफिशियंट है निकिल, और दूसरा निकिल एज ए इम्प्योरिटी भी दूसरे फर्टिलाइजर में रहता है, तो उससे मिल जाता है। तो जनरली इसको हमें जो यूज़ करने की जरूरत पड़ती है FeCU MnZn, और ये बोरोन की हमें जरूरत पड़ती है। तो बोरोन के लिए मैंने बताया सोल्यूबार है, साल्ट आता है, या बोरैक्स बहुत कॉमन है, बोरैक्स या सोल्यूबार का यूज़ कीजिए। इनके लिए आप EDTA यूज़ कीजिए, और ED को हम फोलियर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सॉइल में अप्लीकेशन करना ही जरूरी है तो EDTA ही हमें करना चाहिए, और फोलियर स्प्रे हम सल्फेट साल्ट का या EDTA का भी कर सकते हैं। तो हमें कुछ अगर सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं, पहले तो अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल इनके क्लोराइड या सल्फेट साल्ट यूज़ नहीं करने चाहिए सॉइल में, जैसे मैंने बताया कि इंसॉल्युबल हो जाएंगे। अगर हमें करना है तो EDTA साल्ट हमें यूज़ करें, चिलेटेड फॉर्म हम यूज़ करें, फोलियर में भी हम चिलेटेड फॉर्म को यूज़ करें, तो हमको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और तब हमें रिस्पॉन्स आएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर आप सॉइल में डाल रहे हैं, जैसे NPK की तरह, यूरिया की तरह, DAP की तरह डाल रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप डालते रहिए, वो इकट्ठा होता रहेगा, बहुत धीरे 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 रिलीज़ होगा, और 2-3 साल बाद जब रिलीज़ होगा तो आपको तब तक इफेक्ट पता नहीं चलेगा कि इसका इफेक्ट भी आ रहा है। तो फोलियर स्प्रे करना चाहिए। तो मैंने आपको फैक्ट्स बताया कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए जैसे बताया कि टॉक्सिसिटी कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि जरा आपको मिला बहुत सारा आपने स्प्रे कर दिया प्लांट के ऊपर, अगर बहुत स्प्रे कर देंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। 0.25% हम जनरली करते हैं, 0.252 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 0.252 जनरली 0.5% तक हम करते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करते हैं। तो ये सेफ लिमिट है, इससे ज़्यादा करेंगे तो लीफ बर्निंग हो सकती है। और फोलियर एप्लीकेशन करिए, वो ज़्यादा अच्छा आपको देगा, और चिलेटेड फॉर्म अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।